बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टडी इन बुलेट्स। आज हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। पाकिस्तान का जो 1956 का जो कानून था इसके मुतालिक हम डिस्कस करेंगे कि जो पाकिस्तान का 1956 के कानून के जो सेलिएंट फीचर्स थे, जो अहम खसूसियात थी, वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर हम देखेंगे कि जी नंबर एक तो ये किस कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ने बनाया था। तो द सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली अंडर द लीडरशिप ऑफ चौधरी मोहम्मद अली इज़ गवर्नमेंट। चौधरी मोहम्मद अली की गवर्नमेंट के अंडर द सेकंड जो कॉन्स्टिट्यूंट आइन साज असम्बली बनी थी, उसने ये बनाया था। और इसको जो है बनाने के चौधरी मोहम्मद अली की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने 1 साल के अंदर मतलब इसका ड्राफ्ट प्रोड्यूस किया इस कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर उन्होंने उस ड्राफ्ट को जो है वो प्रेजेंट किया असम्बली में इन्होंने 8 जनवरी को जो है ये असम्बली में इन्होंने पेश किया था। इट वाज प्रोमलगेटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। अच्छा, अब ये मार्च जो है ऑन मार्च 2023 जो है मार्च 23 मार्च 1956 के अंदर मार्च 1956 के अंदर जो है ये प्रोमलगेट हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 का पाकिस्तान में। दूसरा जो है एक क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट आता है कि कब प्रोमलगेट हुआ था। तो ये जो है ये 23 मार्च को प्रोमलगेट हुआ था। इट कंसिस्टेड ऑफ, इसके कितने आर्टिकल्स थे, 234 इसके आर्टिकल्स थे जी, और 13 इसके पार्ट्स थे, और उसके बाद 6 इसके स्केजुअल्स थे। यहाँ पे स्केजुअल्स लिखना था, 6 इसके स्केजुअल्स थे, 13 इसके पार्ट्स थे, और क्या नाम है 234 इसके आर्टिकल्स थे। इसके बाद हम चलते हैं जी इसके सेलिएंट फीचर्स के ऊपर। नंबर एक सबसे पहला फीचर जो इसके अंदर है वो है कि इस्लामिक करैक्टर। इसको इस्लामिक करैक्टर के तौर पे बनाया गया था, यानी इसके अंदर इस्लामिक जो थी पॉइंट्स वो शामिल किए गए थे। और वो इस्लामिक करैक्टर्स कौन कौन से हैं। नंबर एक हम देखेंगे कि इस्लामिक स्पिरिट वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू इट, यानी कि इसके अंदर इस्लामिक स्पिरिट को रखा गया था, इस्लाम को बुनियाद बनाया गया था, क्योंकि इस्लाम की आइडियालॉजी जो है पाकिस्तान की उसको हमने इसमें मद्देनज़र रखा गया था। उसके बाद इट वाज मेड कंपलसरी फॉर द प्रेसिडेंट टू बी मुस्लिम। प्रेसिडेंट के लिए ये ज़रूरी था कि वो कौन हो जी, वो मुस्लिम हो। जो गैर मुस्लिम है वो मुल्क का जो है वो प्रेसिडेंट नहीं हो सकता था। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन वाज मेड इन इट्स प्रियम्बल। इसके जो प्रियम्बल था, जो इसका मुकदमा था, उसमें जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी उसको भी उसमें डाला गया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि वो क्या थी। तो उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के जो पॉइंट थे, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स इस्लामिक नुक्ता नज़र के थे, तो वो इस्लामिक लिहाज से थे और अहम थे, तो वो उन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को भी इसके प्रियम्बल में डाला गया। इस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद जो दूसरा फीचर है वो है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसके अंदर जो सिस्टम था वो गवर्नमेंट का, वो कौन सा था, वो था फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से क्या मुराद है, यहाँ पे हम देखेंगे कि डिवीजन ऑफ पावर थी किसके दरमियान, बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंस। एक सेंटर और दूसरा उसके जो सूबे थे, उन सूबों के दरमियान पावर की डिवीजन थी कि अगर सेंटर है यानी इस्लामाबाद है और दूसरे सूबे हैं फेडरल जो टेरेटरी है, अब उसके दरमियान सेंटर और प्रोविंस के दरमियान जो थी वो एक सिस्टम की डिवीजन थी। और किस लेजिस्लेटिव लिस्ट थी उसके किसके थ्रू थी, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट बनती थी, यानी वो एक प्रोविंशियल लिस्ट थी, एक कॉन्करेंट लिस्ट थी। फेडरल लिस्ट थी जिसमें जो काम फेडरल के ज़िम्मे हैं, और प्रोविंशियल थी जिसमें प्रोविंस के ज़िम्मे हैं, और कॉन्करेंट वो थी जिसके अंदर इन दोनों की मुश्तरका चीज़ें जो कुछ मौजूद थी। तो कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3 किस्म की लिस्टें यहाँ पे बनाई जाती थी। तो इस तरह ये एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था। उसके बाद जो है जी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट की जो फॉर्म थी वो पार्लियामेंट्री थी। गवर्नमेंट की जो फॉर्म थी वो पार्लियामेंट्री थी। इसका क्या मतलब है, इसको हम देखेंगे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म का मतलब ये था कि द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट, जो प्राइम मिनिस्टर है और उसकी काबीना है, वह रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल एंड लायबल टू आंसर टू द नेशनल असम्बली। तो वो जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल भी हैं, अकाउंटेबल भी हैं, वो जवाबदेह भी होंगे, वो रिस्पॉन्सिबल भी होंगे, और वो लायबल टू आंसर, जवाबदेह भी होंगे। कहाँ पर जवाबदेह होंगे, वो नेशनल असम्बली के अंदर जो है वो जवाबदेह होंगे। तो इस तरह ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो था वो था हेड ऑफ द गवर्नमेंट था। तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट थी।
उसके बाद जो है इसमें जो चौथा जो पॉइंट है वो है यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव। यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव का मतलब इसमें क्या था? यूनिकैमरल का मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ जो है वो एक हाउस होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ओनली वन चैम्बर ऑफ द जो पार्लियामेंट एग्जिस्ट इन द कंट्री। एक चैम्बर जो है वो एग्जिस्ट करेगा, एक चैम्बर जो है वो एग्जिस्ट करेगा पार्लियामेंट का, कहाँ पे? कंट्री के अंदर। और आपको पता है कि वो चैम्बर कौन सा है? वो नेशनल असेंबली है। और उसके अंदर कितने मेंबर्स थे उस वक्त? उसके अंदर 300 मेंबर्स थे। तो नेशनल असेंबली का जो है वो एक ही वो था, वन चैम्बर था, यूनिकैमरल सिस्टम था, यानी कि ओनली वन चैम्बर एग्जिस्ट इन द कंट्री ऑफ पार्लियामेंट। और उसके अंदर मेंबर्स कितने थे? वो 300 मेंबर्स थे। तो ये हमने देखा है कि ये इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि यूनिकैमरल सिस्टम था। तो चार हो गए। नंबर एक इस्लामिक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, यूनिकैमरल। और चौथा इसमें पांचवा ये है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जो हमारी जुडिशरी होगी जी, वो उसमें कहा गया था कि ये इंडिपेंडेंट होगी, यानी इट वाज मेड श्योर दैट द जजेस ऑफ द सुपीरियर कोर्ट, यानी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे तो ये क्या होंगे? ये वो अपॉइंट होंगे बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो उनको अपॉइंट करेगा। उनकी जो जॉब है उसको सिक्योर बनाया गया। और जुडिशरी जो है वो आज़ाद होगी, यानी इसके अंदर कोई पॉलिटिकल सिस्टम का रोल नहीं होगा, कोई पॉलिटिक्स का नहीं होगा। जुडिशरी जो है वो हर किस्म से आज़ाद होगी। तो आज़ाद अदलिया जो है उसके ऊपर जोर दिया गया। तो उसको इसमें एक इसका कानून के अंदर ये अहम पॉइंट है कि इसमें अदलिया को आज़ाद रखा गया। उसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इसके अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, यानी कि इस्लामिक इस्लाहात भी इसके अंदर थी। ये कानून का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये कानून ये उसके अंदर थी। ये जो तीसरा पार्ट था कानून का, आइन का, उसके अंदर ये मौजूद थी। इसके अंदर इस्लामिक टीचिंग के साथ ये बेस करते थे कि इस्लाम के मुताबिक जो है जितने कवानीन जो हैं वो बनाए जाएंगे, कोई भी कानून कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं होगा। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स जो हैं इनको जो है इनकी यकीन दहानी कराई गई कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जो इन्फोर्स करेगा, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इन्फोर्स करेगी कि इनको फंडामेंटल राइट्स को, और जितने भी लाज होंगे या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ होंगी, अगर वो वायलेट करेंगी फंडामेंटल राइट्स को, तो वो बंदा चैलेंज जाके कर सकता है कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट में उनको बंदा चैलेंज जाके कर सकता है, वो चैलेंज हो जाएंगे। तो जितने भी वो होंगे राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, उनको प्रोटेक्ट किया गया। और इसके बाद इसके अंदर एक और चीज़ है, वो है कि राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज़। जो माइनॉरिटीज़ के राइट्स होंगे उनको भी प्रोटेक्शन दी गई कि जो माइनॉरिटीज़ होंगी उनके राइट्स की मुकम्मल प्रोटेक्शन होगी, और वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके जी अपना मुकदमा जाके दायर कर सकते हैं अगर उनके राइट्स के ख़िलाफ़ कुछ होता है तो। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेजेस, तो इसके अंदर दो लैंग्वेजेस थी, वो उर्दू और बंगाली। वो जो दोनों लैंग्वेजेस थी, उर्दू और बंगाली, ये दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं वो करार पाई। लेकिन 25 साल के लिए तकरीबन जो है वो जो है इंग्लिश जो है वो एक्सेप्ट की गई कि एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, कि वो दफ्तरी ज़ुबान इंग्लिश हमारी यूज़ होगी। अदरवाइज़ वैसे जो हमारी कौमी जो ज़ुबानें वहाँ पे तहरीर हुई थी वो दो थी, वो यही थी कि नंबर एक उर्दू और नंबर दो बंगाली। तो ये दोनों ज़ुबानें जो हमारी वो लैंग्वेजेस थी। तो ये था जी 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन और उसके सेलिएंट फीचर्स। और अब नेक्स्ट हम इनके कंपैरिजन को देखेंगे 1962 के साथ और 1973 के साथ। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।